बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसार राना ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मा है, जुम्मे की रात हो चुकी है। मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो जुम्मे का ये दिन जो है आहिस्ता आहिस्ता ढलता हुआ जा रहा है। बहुत सारे यूरोप में आप लोग जब हम सोने जा रहे होंगे तो आपकी आँख खुलेगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शाद आबाद रहें। पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। प्यारे घर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए ढेरों दिल से दुआएं। बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। जनरल फैज़ के हवाले से जो मामलात हैं वो तो आपको पता है चल रहे हैं, और जो इतलात है वो इतलात क्या, अब तो दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि जनरल फैज साहब का जो एक पोर्शन छोड़ दिया गया 9 मई के हवाले से, अब उसका सिलसिला शुरू होना है। और वो पोर्शन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान को ट्रैप करने के लिए है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये इम्तहान इमरान खान का नहीं है और ये तो खुद इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा इम्तहान है, तो आपको कैसा लगेगा? चले मैं आपको समझाता हूँ। मैं मतलब कहने को तुहानू को ओलेज पा के रखना है, मैं तो तुहानू सीधी गल कर देनी जट वर्गी भाईजान ठा करके सीधी बात आपको कह देनी है जनाब, जो मैं समझता हूँ। कोई मतलब वलेट उलूट के नहीं, छुपा छुपू के नहीं, सीधी बात करता हूँ। देखिए इस्टेब्लिशमेंट का इम्तहान कैसे शुरू होगा? पहले इमरान खान को तो इम्तहान अब समझ ही आ गया कि भाई ये 9 मई का केस होगा तो 9 मई के सबसे बड़े जो मुलजिम है वो इमरान खान और उनकी पार्टी है। और ऑलरेडी 9 मई के ऊपर उनके अरकान असम्बली फारिग हो गए, उनके बहुत सारे लोगों ने माफ़िया मांग ली, बहुत सारे लोग फरार हो गए, बहुत सारे लोग मतलूब हैं, इमरान खान अंदर है। बार बार एक ही बात आ रही है कि इमरान खान इस पर माफ़ी मांग लें। कभी कहा गया जी एक छोटी सी रिटर्न वो माजत कर लें। वो बंदा अंदर बैठा है, ਉਹਨੂੰ तो वो कहते मैं करता ही नहीं कुछ भी, जो मर्जी कर लो। वो होने के पत्थर से लकीर है, हमने तो जो कह दिया कह दिया। पठान भाई की एक जबान होती है, तो एक जबान हो गई। अब वो माजत वाजत तो बढ़ गई पांडे में। अब वो जाहिर है जब नहीं माजत करेंगे तो फिर कोई और रास्ता निकलेगा। तो फैज हमीद साहब का तो रास्ता सामने नजर आ रहा है, और ये भी सामने नजर आ रहा है कि अगर फैज हमीद को 14 साल हो गई है तो फिर बख्शा कोई नहीं जाएगा। लेकिन स्टैब्लिशमेंट का इम्तहान कैसे? देखें ये एक टेस्ट केस है। जब आप 9 मई का केस शुरू करेंगे तो आप पॉलिटिकल फेसेस इन्होंने ये किया जी इन्होंने किया, लेकिन फैज के साथ जो जुड़ा हुआ एक मैकेनिज्म था इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो भी बेनकाब होगा। वो लोग कौन थे, वो ऑफिसर्स कौन थे जो फैज साहब के अहकामात पहुंचाते थे? वो लोग कौन थे जो फैज साहब के रिटायरमेंट के बावजूद उनके साथ राब्ते में थे? वो लोग कौन थे जो फैज साहब के रिटायरमेंट के बावजूद वो ऑफिसर्स जो थे ये सारा चला रहे थे? यहां से एस्टेब्लिशमेंट का इम्तहान शुरू होगा कि क्या वो नाम चेहरे वो सामने आ सकेंगे। चले सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे हो सकता है उनके नाम वाम सामने ना आए, लेकिन अगर किसी को सजा हो गई और फैज साहब का नाम सामने आ सकता तो उनका भी आएगा। यहां से बड़ा बारीक गेम शुरू होगी, क्योंकि ये एक इदारे की साख का भी मसला है और इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वो साख मुतासिर ना हो। तो एक कड़ा इम्तहान है। इमरान खान का तो इम्तहान कड़ा इसलिए नहीं है कि इमरान तो इस इम्तहान से गुजर रहे हैं, खान साहब तो गुजर रहे हैं। उन्होंने तो 2.5-3 साल गुजार दिए, तकलीफ भी झेल ली, मुश्किलात भी झेल ली। एक सीलन ज़दा कमरे में सर्दियों के अंदर वो बंद हैं, 1 माह से उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। एक इंसान इतने ही टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को किसी खास मट्टी से बनाया है। यही वजह है कि इमरान खान अभी तक टूट नहीं रहा। अदरवाइज अगर इमरान खान की जगह कोई और होता तो अब तक सऊदी अरब बीच में पड़ जाता, कभी कोई पड़ जाता और वो चले जाते। लेकिन ना इमरान के साथ सऊदी अरब खड़ा है ना अमेरिका खड़ा है, क्योंकि इमरान खान के अंदर जो एक चीज वस्फ अल्लाह ने पैदा किया वो यही था कि इमरान खान के होते हुए बाकी लोगों के कद कुदरती तौर पे छोटे छोटे लगने लगते थे। आप ट्रंप से मुलाकात देख लें, पिशौरी चप्पल पाइए, पैर ते पैर रखे, ट्रंप अल जुत्ती की वो ट्रंप जड़ा किसी मुंह नहीं लाता वो उन्होंने जुत्ती की। तो ये इमरान खान को भी कोई बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इमरान खान का तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस्टेब्लिश के अंदर जो मोहरे थे, जिनके ताने बाने मिले हुए थे, वो भी एक्सपोज होंगे और यहीं से एक टेस्ट केस शुरू होगा। इसमें एक तो ये 9 मई तो हो गया, लेकिन जनरल फैज के साथ तो और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इमरान खान तो छोड़े ना, 9 मई है ना खाली,
आपको अब मैं भी वो साफी का क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा जब चीनी का स्कैंडल आया ना, तो उसमें सलमान शहबाज साहब का भी नाम आ गया, मेजर बेनिफिशियरी थे। परतू पै गए कि हुन की करिए जनाब। वो गए अंकल फैज के पास और उनका अंकल फैज, मेरा नाम भी आ गया, तो अंकल फैज ने कहा तुझे तो नीवे नीवे होकर निकलो पतली गली से, और फैज साहब ने उन्हें सलमान शहबाज को पाकिस्तान से फरार करा दिया। सब चीजें सामने आ जाएंगी, ज्यादा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे थे कि बाजवा साहब बैठे थे, यहीं बाजवा साहब बैठे, यहीं फैज साहब बैठे थे, यहीं बिलावल बैठे थे, यहीं शबाशी बैठे थे, यहीं मैं बैठा था। यानी कि फैज साहब इधर बैठे थे, बाजवा साहब इधर, बिलावल उधर, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब मैं इधर, और शहबाज शरीफ इधर, और बाकी इधर। और उन्होंने कहा भाई काका बल्लू चलो भाई ले आओ अदम एतमाद, ठीक है ना। वो जैसे अदम एतमाद ना वो पिज्जा हो गया, ले आओ जी उन्हें खा लीजिए। कहते जी सबने कहा जी अच्छा जी जिवें हुक्म बादशाह और सलामत वैसे ही होगा। और अदम एतमाद आगे तो फैज साहब बैठे हुए थे उस अदम एतमाद में, ये मौलाना फजलुर रहमान का ऑन रिकॉर्ड है। बात तो फिर खुलेगी, फिर तो मतलब तो फिर खुलेगी, तो फिर खुलेगी, फिर ऐज नहीं जिएगा कि एक ही पास होगा, फिर सारी तरफ सब कुछ होगा। फिर आ जाए आगे हमारे ची गवेराज, द इनकलाबीज, द चुएन लाइज ऑफ सहाफत। भाई सहाफत के अंदर फैज साहब से किसने क्या क्या फैज लिया, तो सुन के हैरान हो जाओगे। मैं सुबह उठता हूं और रात सोने तक कभी वीलॉग करता हूं, कभी किसी चैनल पे होता हूं, कभी कुछ कर रहा होता हूं, और मैं बहुत मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह एक हलाल की कमाई अपने बच्चों के लिए एट द एंड ऑफ द मंथ लेके जाता हूं। वो भी नहीं कहा कि मैं खुला सो जाना जाके कि खुले ही खाओ तो नंगे ही ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लिमिट में रह के भाई जन दो, जहां 2 रोटियां खाने के पौने 2 खा लो यार, कोई थोड़ी इज्जत बच जाए। लेकिन काफी तो दिनों के अंदर करोड़पति और अरबपति हुए, उनका भी हिसाब होगा, कौन कौन से साफी थे, कैसे कैसे उन्हें नवाजा गया, क्या क्या उनको मिला। यही है जिन्ना खादियां गाजरा ढिड उन्हों दे पीड़, ए पीड़ इथों ही शुरू हुई है। मैं किसी के उसके खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ताला जिसको जो देता भाई देना रहे, ठीक है। अब मौला तानू दे, सानू भी अल्लाह ताला अपनी दे दे। लेकिन बात यही है कि फैज के बेनिफिशियरी तो फिर बड़े ही हैं। इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं, ठीक है ना। फिर दीवाने थे हजारों ही नहीं इन आंखों की मस्ती के। और फैज साहब का तो दरिया ही बहता था। इमरान खान को उसने क्या देना है फैज ने? इमरान खान तो अवामी पॉपुलरिटी में इतने बुलंदी पे था कि उसको उनके पीछे आना ही था। अब तो यहां तक भी कहा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि इमरान खान की गिरफ्तारी में भी फैज का नेक्सस शामिल था और लोगों को इश्ताल दिलाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है हो सकता है कि वो तो ये चाहती ना हो, और ये भी हो सकता है कि फैज साहब ने खुद इमरान खान को गिरफ्तार करवाया हो अपने उस नेक्सिस के जरिए, ताकि लोगों के अंदर अनरेस्ट पैदा हो और 9 मई का साने हो जाए। गल तो फिर है वे भाईजन, असि तो दूर दी कोड़ी लैके आने हैं, वो कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, नहीं वो उस जुल्फ पे फपती शबे दहजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी, देख लेना। तो ये तो भी तो हो सकता है ना, इमरान खान को भी ट्रैप किया हो फैज साहब ने, और उन्होंने जान के इमरान खान को गिरफ्तार कराया गया और इस तरह के हालात पैदा किए गए कि लोगों में इश्ताल पैदा हो। सो ये इतना कुछ सारा कुछ है कि आप इस पंभर पूसे में ये समझ लें कि जैसे अब असल चीज तलाश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ चीजों तो क्लियर है कि भाईजान ठीक है, अगर किसी ने जनरल फैज से बेनिफिशियरी है ना पीटीआई है तो ठीक है, तो वो टांग दे उन्होंने। लेकिन फिर ए जड़े ने इन्हों कौन टंगेगा? नवाज शरीफ साहब कैसे लंदन गए, लंदन से वापस कैसे आए, ये सलमान शहबाज का मैं बता रहा हूँ। ये सारा कुछ फिर जाके किसी और शक्ल में मिल जाएगा। अच्छा जी, पीटीआई ने एक बड़ा इनकलाबी फैसला किया है, और ये फैसला बड़ा देर से किया, इन्हें पहले कर देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन दे बड़े टेढ़ी पीड़ है पीटीआई को लेके ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन कमीशन कभी मौलाना फजलुर रहमान से नहीं पूछेगा कि आप एक हुजरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे करा लेते, कभी नहीं पूछेगा। कभी क्या कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं पूछेगा कि ये केड़े इलेक्शन ने कि भाइन बड़े ने चुक के पग छोटे थे सर ते रखती, छोटे ने चुक के बड़े थे सर ते रखती। वो हाकिम है जो फजल समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समी, उनसे नहीं पूछेगा, पीटीआई से पूछेगा। काका तेनू नहीं जे छड़ना सी। अब उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने एक बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत 7 रुकनी कमेटी बना दी, जिन्होंने कहा ये 10 दिन में इलेक्शन कराएंगे हम, इंटर पार्टी इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन की जितनी भी वो है ना ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ जनाब शिकायत ने, वो शिकायत है उनके कोई डॉक्टर भी उनकी दूर नहीं कर सकता। लेकिन हम उसके मुताबिक इलेक्शन कराएंगे ताकि
इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद पीटीआई की एक ऑफिशियल शक्ल बने। इस बात से मैं बिल्कुल खुश हूं कि कम से कम इलेक्शन कमीशन की मुद्दा तो ठप्पू मक्कू ठप्पो ना तुसी, यानी उनके तो मुंह बंद कर दो ना, ताकि आप पार्लिमानी सियासत के अंदर जरा थोड़ा खुल के सामने आ जाए। कोई बुरी बात तो नहीं है, गुड मूव, लेकिन हुण देखते हैं कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई होर कीड़ा ना कढ़ दे। आप सारा कुछ कर लेते हो, जो होर इलेक्शन कमीशन को नवा काम कढ़ दे, तो फिर आप क्या कर लेंगे। लेकिन चले, आप किसी तरह उनका उनको मुतमिन करने की तो कोशिश करें ना कि क्या हम कर सकते हैं। आखिर में चलते हुए एक चीज, मैंने अभी एक ट्वीट देख रहा था शेर अफजल मरवत साहब का। वो कहते हैं एक प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी साहब से उनकी कोई तू मैं हो गई, बात बहुत बढ़ गई, तो मैंने कहा कि चलो फिर बाहर निकलो, बाहर निकल के देख लेते हैं। तो मैं वहाँ 40 मिनट खड़ा था, सदाकत अब्बासी साहब नहीं आए, फिर इख्तियार वली साहब ने मुझे समझाया और मैं वहां से चला गया। इससे पहले इसी तरह की सूरत में हाल इख्तियार वली साहब की और पीटीआई के जो लीडर है उनके साथ हो गई थी। और फिर इख्तियार वली साहब कहीं बाहर खड़े रहे थे अपने गनमैन लेके और उनका इंतजार करते रहे थे, फिर वो नहीं आए थे, तो फिर ये चले गए। एक प्रोग्राम में इख्तियार वली साहब की मेरे साथ बहुत हो गई थी और उन्होंने मुझे ओए करके भी कहा। और फिर क्या कहते हैं, उसी में प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब भी थे, फिर उन्होंने इख्तियार वली साहब के साथ मिलकर कहा कि इसार राना ने मुझे भी एक दफ़ा ऐसे कहा था। एक तो ये इख्तियार वली साहब और शेर अफजल मरवत साहब का जो आपस में कम्बिनेशन है बड़ा लीथर बनता जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनाब, जब दलाइल में आपसे बात नहीं होती तो बाहर आके आप अपने गनमैनों के साथ लोगों का किस लिए वेट करते हैं? ये मतलब आप ताकत से लोगों को अपने दलाइल पे मजबूर करेंगे मानने पे। मैं तो बड़ा माड़ा जा आदमी है, मेरे को तो गुलैल भी नहीं की कसम ले लो। मैं तो गड्ढे छीलने वाली छुरी, जो प्याज छीलने वाली चाकू होता है, मैं उससे भी डर के रहता हूँ भाईजान। मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मेरे समझ नहीं आती कि क्या हम किस दौर में चले गए, यानी कि अब डॉन्स का राज आ गया है चैनल्स के ऊपर, जिनके साथ अगर आप वो डिबेट करेंगे तो कहेंगे बाहर निकल, तेन बाहर निकल के देख दिया, यानी फिर बाहर निकल के सानू कुटोगे, तुसी गिद्दड़कूट चाड़ोगे। गिद्दड़कूट चाड़ने का मतलब है कि टिका के पिटाई करनी, ठीक है ना। जैसे गिदड़ पकड़ा जाए ना गाँवों में, तो फिर उसे चारों तरफ से डंडे पड़ते हैं, गिद्दड़कूट और कहते हैं। तो फिर क्या मतलब हम किस तरफ चले गए? क्या हम कबीलों डॉन्स के अंदर फंस के रह गए कि अगर आप उनसे दलील में बात करेंगे और दलील में कहीं तलखी होगी तो वो बाहर निकल के आपका बाहर वेट करेंगे कि तू बाहर आ, तेरे दांत काट देंगे सी। मैं तो हैरान हो रहा हूँ। और फिर बरमला आप इजहार करेंगे जी हम तो वहां खड़े रहे, और खड़े रह के हम वेट करते रहे। भाई आप ब्लैक बेल्ट होंगे, ठीक है, हम भी शलवार के अंदर नाड़ा डालते हैं, हमारे पास भी कोई छोटी मोटी बेल्ट होगी, वो लड़न वाली ना हो तो कम पेंट बनने वाली तो है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो तासुर बन रहा है ना, शेर अफजल मरवत साहब, इख्तियार वली साहब, मतलब आपके जंगल का कानून बनाना चाह रहे कि तुहाडी गल कोई नहीं मनेगा तो बाहर निकल के तुसी फिर उधर गिरबान फाड़ लोगे। ना करें भाई, ऐसा अच्छा नहीं लगता।